उर्मिला शुक्ल हिंदी साहित्य में एक स्थापित और प्रतिष्ठित नाम है। कविता और कहानियाँ दोनों ही विधाओं में उनका लेखन परिपूर्ण है। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी देह के कोने अतरे। भाभी, हमका आपसे कुछ कहना है, उसने भीतर आते हुए कहा। हाँ कहो, क्या कहना है? बहुत दिनों से तुम आई भी नहीं, कहाँ थीं? कहीं चीनू ने फिर कोई कांड तो नहीं कर दिया? मैं कंप्यूटर पर काम कर रही थी, सो मैंने स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए ही सवाल किया। नहीं भाभी, बात चीनू का नहीं है, बात तो हमारी अपनी है, उसने कुछ उदास स्वर में कहा और आकर मेरे करीब बैठ गई। अब तुम्हें क्या हो गया है, तबीयत तो ठीक है ना? कहकर मैंने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक कशमकश सी नज़र आई। हाँ, तबीयत तो ठीक है भाभी, प्रेम में क्या सिर्फ मन का ही मोल होता है? और तन? कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तन ही प्रेम की पहली सीढ़ी बन जाए और फिर वो मन तक। कहते हुए उसकी नज़रें मुझे था रही थीं। मैंने गौर किया था, वो अपनी देशज बानी से खड़ी बोली में उतर आई थी। शुरुआती दिनों को छोड़ दूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो मुझसे खड़ी बोली में बोले। सो मैंने उसकी ओर देखा, मगर वो तो शायद मेरी ओर देख कर भी मुझे नहीं देख रही थी। ज़रूर कोई गंभीर बात है, वरना? सोचकर मैंने शट डाउन किया और उससे मुखातिब हुई। अरे, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तन मन के झमेले में जा उलझी? इतना सीरियस होना तुम्हें सूट नहीं करता। बिंदासपन ही तो तुम्हें सबसे अलगा कर तुम्हें तुम बनाता है। सो जल्दी से बाहर निकलो इससे। हम भी कहाँ चाहते थे ये सब, मगर ज़िंदगी, वो अपने चाहे से कब चलती है भला? वो तो वही करवाती है जो उसे। तभी तो, डूबती सी आवाज़ में उसने कहा था। आवाज़ इतनी धीमी थी कि करीब बैठी होने पर भी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दी। सो क्या कुछ कहा तुमने? मैंने कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उस दीवार की ओर देखने लगी जहाँ एक प्रेमिल जोड़े का पोस्टर लगा हुआ था। उसमें पुरुष ने स्त्री का आंचल अपने हाथ में थाम रखा था। स्त्री के हाथ अपना आंचल तो छुड़ा रहे थे, मगर उसके नैनों के डोरे कुछ और ही कह रहे थे। उसे यूं उस पोस्टर को देखते देखा तो ये पोस्टर नया तो नहीं है, ये तो तब से लगा है जब इस घर में इसका आना जाना भी नहीं था। फिर आज, कहीं आज पति से कोई अनबन तो? पर इस पोस्टर के भाव तो अलग ही हैं। सोचा, मन में आया कि पूछूं, मगर वो देर तक उस पोस्टर को देखती रही। फिर चलती हूँ कहा और दरवाज़ा खोलकर सपाटे से बाहर चली गई। और मैं चकित सी सोचती रही कि यूँ अचानक चली गई। कुछ कहने आई थी मगर बिना कुछ कहे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि और दिन होता तो अब तक उसके ठहाके घर के कोने अतरे की खामोशी बुहार चुके होते। मगर आज ऐसा क्या हुआ कि क्या मैं उसके घर जाऊं? और नहीं, अभी यूँ जाना ठीक नहीं होगा, सोचा और फिर से कंप्यूटर ऑन कर लिया। मगर मन, वो तो उसी में उलझा हुआ था। सो फिर शट डाउन किया और सोफे पर उड़क सी गई और समय की खिड़की खोलकर वर्तमान को फलांग गई थी। 4 साल पहले आया था ये परिवार हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में। पति पत्नी और छोटी सी कृति, जो प्यार से चीनू कही जाती थी। हमारे परिचय का जरिया भी चीनू ही बनी थी। एक दिन चीनू गेट के सामने आ खड़ी हुई और जिद करने लगी कि उसे भीतर जाकर तितली पकड़नी है। बहुत मना करने पर भी जब नहीं मानी, तब बाल हट से विवश हो उसकी मम्मी यानी संस्कृति ने घंटी बजाई और, भाभी, ये तितली के पीछे भागती चली आई और अब आपके घर में। तितली भीतर आपके गार्डन में चली गई तो ये जिद कर रही है कि, सकुचाए स्वर में उसने कहा। हाँ हाँ, आ जाओ, भीतर आ जाओ। भीतर आते ही चीनू तो तितली में व्यस्त हो गई और वो कुछ देर तो सकुचाई सी बैठी रही। फिर, आपके घर में कौन कौन है? मेरा मतलब, यहाँ तो बस हम 4 लोग ही रहते हैं, दोनों बच्चे और हम। वैसे लखनऊ में बहुत बड़ा परिवार है हमारा। सुनते ही, अरे आप भी लखनऊ की हैं? तभी तो आप पहले दिन से ही अपनी अपनी सी लगी थी। बाकी तो यहाँ सब कुछ अनचिन्हार ही है, बोली बानी और लोग भी। फिर उसने बताया कि वे भी उसी इलाके से हैं। बाराबंकी के पास ससुराल है और मायका रायबरेली। पति एक्साइज में है और यहाँ प्रमोशन पर आए हैं। ससुराल में अब अपना सगा कोई नहीं है,
सास ससुर देवर जेठ सब एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। सो अब गांव जाना तो कम ही होता है। बहुत देर तक बैठी रही थी वो, ढेर सारी बातें हुई थी उससे। फिर आपसी लेन देन शुरू हुआ। जब भी कुछ नया बनाती उसे मेरे घर ज़रूर पहुंचाती, और इस खाना खजाना के कार्यक्रम से दूर रहने वाली मैं मजबूर होकर कुछ ऐसा बनाती जिससे उसका दिया लौटाया जा सके। फिर हमारे घर उसका आना जाना और बढ़ा। मेरी छुट्टी वाले दिन तो जैसे उसका आना तय ही हो गया था। अब हमारे बीच घनिष्ठता बढ़ चली थी। सो छुट्टी वाले दिन की प्रतीक्षा भी पीछे छूट चली थी और वो लगभग रोज ही आने लगी थी। मैं कॉलेज से जैसे ही लौटती वो आ धमकती, मगर उसके आने से मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी, बल्कि अच्छा ही लगता था मुझे। मैं जब तक कपड़े बदलती तब तक वो चाय बना लाती, और कभी कभी कुछ गर्मा गर्म नाश्ता भी। फिर चाय की चुस्कियों के बीच खबरें चलने लगती, चीनू के नए नए कांड की खबरों के साथ साथ कॉलोनी की ताज़ा तरीन खबरें भी होती थी उसके पास, और साथ ही होते थे ढेर सारे चुटकुले, जिन्हें सुनाते हुए इतनी ज़ोर से ठठाती कि उसकी हंसी गेट फांद कर बाहर पहुंचती। मैं टोकती भी, जरा धीरे हंसा करो, ऐसे हंसना ठीक है क्या? क्या भाभी, आप भी ना, अब हंसी ठट्टा पर भी कोनो जीएसटी है का? अपने समाज की यही बात तो हमका पसंद नहीं आती। हर बात में बंदिश, धीरे हंसो धीरे बोलो। आदमी को खुलकर जीना चाहिए कि नहीं? हमरा तो मानना है कि जो भी करो खुल के करो, एकदम बिंदास। सचमुच बिंदास ही थी वो। और उसके पति संस्कार, एक धीर गंभीर और सुदर्शन पुरुष, पद और रुतबा भी अच्छा था। सो उसे पाकर तो कोई भी लड़की अपने को सौभाग्यशाली ही मानती, संस्कृति भी मानती थी। बहुत खुश थी वो अपने जीवन में। अब तो उसके परिवार में हम लोग भी शामिल हो गए थे। सो हम साथ मिलकर पिकनिक पर जाते, पिक्चर देखते। बीतते समय के साथ आत्मीयता और बढ़ी, तो हमारे त्यौहार भी संग संग मनने लगे थे। खासकर होली तो हम साथ ही मनाते थे। हम साथ में मिलकर गुजिया, नमकीन और ढेर सारी मिठाइयाँ बनाते। होली वाले दिन अल सुबह आकर वो सबसे पहले मेरे पैरों में गुलाल लगाती और मुझसे आशीर्वाद लेती। अब मेरी आंखों के सामने उसके साथ की पहली होली घूम उठी। मैं होलिका की अगन लेकर लौटी ही थी कि, भाभी हमका आशीष दो ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने उधर की बूढ़ पुरनिया देती हैं। दुल्हन तोहार अहिवाद बना रहे, तोहार सेनुर और चुड़िया अमर रहें। अच्छा, तो अब हम तुमको बूढ़ पुरनिया नजर आने लगे हैं? मैंने हंसते हुए कहा। ना ना, आप और पुरनिया? ना ही भाभी, आप तो अभी 16वें साल में हैं। फिर आज के दिन हमें आपका आशीष तो चाहिए ना, कहकर उसने मुझे छेड़ा और झुककर मेरे पैरों पर एक चुटकी गुलाल डाला। तो मैंने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर मनी मन आशीषा था। मगर ना, ऐसे नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कहा कि। मैंने उसकी आंखों में लहराते स्नेह को देखा और पुरखिन की तरह असीसा था उसे। फिर उसके बाद तो हर साल का ये नियम ही बन गया था। वो सबसे पहले मेरे घर आकर मुझसे आशीष लेती, फिर हम अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलकर खूब रंग गुलाल उड़ाते। उसे होली खेलना भी बहुत पसंद था। सो अपने रंग गुलाल के बाद वो मेरे रंग गुलाल भी उड़ाती। मगर पिछले साल ये क्रम टूट गया था। होली के 5 दिन पहले उसके गांव से एक ऐसी खबर आई थी कि उसे सुनकर वो बौखलाई गई थी, और जैसे ही मैं कॉलेज से लौटी वो आधम की, मगर पहले की तरह किचन में न जाकर मेरे सामने खड़ी हो गई थी। और अब एहू कोई बात हुई भला? भरे त्यौहार में कह रहे हैं कि हम सबको कल गांव जाना है। अब आप बताओ कि ऐसे कोहो कोई करता है? कोहो किसी के दूसरे खातिर अपना त्यौहार बिगाड़ता है भला? कहते हुए उसके चेहरे पर एक आवेश सा था। पर हुआ क्या, ऐसे अचानक गांव जाने का फैसला? कुछ हुआ है क्या गांव में? कुछ देर तक उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर, होए का तो बहुते बुरा हुआ है। हमारी ननिया सास नहीं रही, पर वो सगी नहीं है हमरी। रिश्ते में तो इनकी अम्मा की चाची लगती थी, मगर उम्र में नहीं, बहुते कम उम्र थी, इनकी अम्मा से भी बहुते कम। हमारी सास बताती थी कि वे गर्भ से थीं, तभी पति नहीं रहे। ससुराल वाले तंगाने लगे तो सब छोड़ छाड़ के इनके गांव आ गई। लगती तो चाची थीं, मगर इनकी अम्मा से बड़ा बहनापा था उनका, ये भी बहुत मानते थे उनके। तब तो संस्कार गलत नहीं है, ऐसे में तो जाना बनता है ना। रिश्ते सिर्फ खून के ही थोड़े गहराते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं अपनत्व से। सो तुम्हें संस्कार का साथ देना चाहिए। भाभी, हम उनके प्रेम को और उनके जुड़ाव को समझ रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं हैं हम, मगर हमका उनके वो पगलेट बेटे से बहुत घिन लगता है।
और हमको डर है कि कहीं वो ढोल हमरे गले ही न मढ़ दिया जाए, तब क्या करेंगे हम। यही से और उसकी वो आशंका सच साबित हुई थी। कोई और रिश्तेदार उसे अपने साथ रखने को तैयार ही नहीं हुआ था। उसके अपने ददियाल वाले भी कन्नी काट गए थे। उसकी पैतृक संपत्ति उन्होंने हथियार रखी थी, मगर साथ रखने को साफ इनकार कर दिया था। पर संस्कार, नानी का अक्स उसकी आंखों में बार बार उभरता, ऐसे में वो कैसे मना कर पाता भला। सो संस्कृति की नाराज़गी के बावजूद वो उसे अपने साथ ले आया था। संस्कृति की ननिया सास का वो बेटा उम्र में संस्कार से भी छोटा था, मगर रिश्ते में उसका चाचा लगता था। यानी संस्कृति का चाचा ससुर था वो। देखने में हट्टा कट्टा जवान, मगर उसके दिमाग का विकास ही नहीं हो पाया था। सो उसकी सारी इंद्रियां ही पेट बन गई थीं और भूख उसके जीवन का स्थायी भाव हो गया था। खाना देखते ही ऐसे ललचता था कि उसे देखकर बहुत दुख होता था। ईश्वर के अन्याय पर क्रोध भी उमड़ता। मगर शुरू में संस्कृत भी गुस्से से फनफनाती रहती, बात बात पर उसे कोसती रहती और कहती, भाभी, संस्कृति और संस्कार के बीच ये विकार, कहकर घृणा से मुंह बिचकाती। उसका नाम तो संसार था, मगर संस्कृति ने उसे विकार नाम दिया था। बहुत घृणा करती थी उससे, फिर भी उसकी भूख मिटाने के लिए खाने का इंतज़ाम रखती थी। सो अब उसका अधिकांश समय रसोई में ही बीतने लगा। अब उसका मेरे घर आना भी कम हो गया था। कभी कभार ही आती वो, कभी आती भी तो बहुत देर तक रुक भी नहीं पाती, मगर उसके चुटकुलों में कभी कोई कमी नहीं आई थी। सो वो जितनी देर भी रहती, मेरा घर उसके ठहाकों से भरा रहता। मगर आज सोचते हुए मैं देर तक उसमें ही उलझी रही। फिर अपने झमेले भी तो कम नहीं थे, सो उनमें ही उलझी रही। फिर तो बहुत दिनों तक वो आई ही नहीं थी। मेरे कॉलेज में भी परीक्षाएं शुरू हो गई थी, सो मेरी व्यस्तता और भी बढ़ गई थी। कॉलेज से आते जाते उसके घर की ओर नज़र जरूर जाती, मगर दरवाज़ा बंद ही दिखता। मैंने कई बार सोचा भी, जाकर देखूं तो कहीं वो बीमार तो नहीं, पर बीमार होती तो मुझे खबर तो करती ही। संस्कार या चीनू किसी के भी हाथ खबर तो भिजवाती ही। मैंने कई बार जाने का मन भी बनाया, मगर फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि मेरा जाना हो ही नहीं पाया। मगर मन तो हर पल उसी से लिपटा रहता। सो मैंने संकल्प सा लिया था कि चाहे जो भी हो, इस इतवार तो मुझे उसके घर जाना ही है। इतवार आया। हम नौकरी पेशा स्त्रियों का इतवार तो बाकी दिनों से भी ज़्यादा व्यस्त होता है। सप्ताह भर के रोके हुए काम करने होते हैं, मगर मुझे अपना संकल्प याद था। सो जल्दी जल्दी दिनचर्या से निपट ही रही थी कि, भाभी, कुछ सुना आप? वो आपका फ्रेंड चीनू की मामी। अपने अधूरे वाक्य के साथ मेरी कामवाली बासमती उसके घर की ओर देख रही थी। चीनू की मम्मी? क्या हुआ उसे? क्या वो बीमार है? तब तो मुझे अभी जाना चाहिए, कहकर मैं जाने लगी तो, भाभी आप किधर जाता? उधर तो कोई नहीं है। चिन्नू का मामी तो पता नहीं किधर गया। चिन्नू और उसका पापा भी गया। आपको पता है, लोग बोलते कि चिन्नू की मामी भाग, कहकर बासमती ने तुरंत जीभ काटी और, भाभी ये मैं नहीं कहता, सब लोग ऐसा ही बोलता है। देखो लोग क्या कह रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। तो तुम अब मेरे घर में ये सब? कहते हुए मैंने उसके घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। वो तो चुप हो गई थी, मगर बाकी लोग, वे तो चुप नहीं थे। सो कॉलोनी की फिजा में संस्कृति के ही किस्से तैरने लगे थे। सो बाइयों का एक समूह मेरे गेट के सामने उसकी चर्चा में लीन था। तू कुछ सुनी का? ये जो 30 नंबर वाली भाभी थी ना, वो भाग गई रे। और तू जानती है किसका संग भागी? वो भैया जो पागल था ना, उसका संग, एक ने कहा। हाँ सुनी मैं भी, इतना अच्छा आदमी को छोड़ के वो पगला संग, इतवा जवानी गुलपुलाया था कि, दूसरी ने कहा। हाँ दीदी, मेरे को तो पहली शक हुआ था। मैं थोड़ा दिन काम किया था ना उसका घर, दिन भर घुसेच रहती वो पगला के खोली में, अपना हाथ से खिलाती और अपना पल्लू से मुंह भी पोंछती। दूरपति ने कहा। मैं तो सुनी कि वो रिश्ता में उसका काका ससुर लगता था, फिर उसका संग ऐसा काम। किसी और ने एक कड़ी और जोड़ी थी। सब जवानी का खेला है रे, जब जवानी जोर मारता है ना, तब जेठ ससुर नहीं दिखता। ये बड़ा लोग हम लोगों को बोलता है, फिर खुद का करनी। हम लोग तो फिर भी अच्छा, अपना मर्द छोड़ के दूसरा मर्द भी बनाता है, फिर ससुर जेठ को तो छोड़ ही देता। वो क्या कहते हैं कि डायन तक सात घर छोड़ता है, फिर ये बड़ा लोग। किसी और ने कहा। अब मुझसे और सुना नहीं जा रहा था, सो मैं गेट खोलकर बाहर आ गई थी। मुझे बाहर देखकर वे सकपका कर चुप हो गईं। फिर एक ने आंखों में कुछ इशारा किया, फिर वे अपनी अपनी राह बढ़ चली थीं और मैं उस घर को देख रही थी जो कल तक घर था
और आज पोर्च में सबकी चप्पल तो रखी थी, मगर लोग, मैं देर तक उधर ही देखती रही। फिर भीतर जाकर मैंने फ़ोन किया था उसे, मगर उसका नंबर पहले तो पहुंच से बाहर रहा, फिर स्विच ऑफ हो गया था। कॉलोनी में लोगों के घर मेरा आना जाना कम ही था, सो मेरे घर भी लोग कम ही आते थे, मगर बातें बातें चलकर आती रहीं मुझ तक। उसका ये चारित्रिक पतन उनसे सहा ही नहीं जा रहा था। सो तरह तरह की बातें होती, मगर सबका अंत एक जैसा ही होता। संस्कृति की लानत मलामत ही उनका उद्देश्य जो था। इस संस्कृति पुराण में पुरुष भी पीछे नहीं थे। संस्कृति के इस कृत्य से वे भी खासे नाराज थे, मगर अधिकांश की नाराज़गी का सबब संस्कृति का चारित्रिक पतन नहीं था। उनकी नाराज़गी का सबब तो कुछ और ही था। सो वे अब पछता रहे थे कि मैंने क्यों ना। कुछ ने तो अपने दोस्तों के बीच कह भी दिया था, यार हम तो उसे एक चरित्रवान औरत समझ बैठे थे, नाहक में ही हाथ से अच्छा खासा माल निकल गया। कोशिश करते तो शायद, उस पगलवा से तो अच्छे ही हैं हम लोग। इस तरह कॉलोनी का वातावरण संस्कृति में हो उठा था। ऐसा नहीं था कि उसके इस कृत्य से मैं खुश थी, नहीं, ये खुश होने वाला काम तो नहीं ही था। संस्कार बहुत नेक दिल इंसान था, मुझे उसके लिए दुख भी हो रहा था, मगर जाने क्यों संस्कृति पर वैसा गुस्सा नहीं आ पा रहा था जैसा कि 2-4 दिन तक उस घर में ताला ही रहा। फिर संस्कार लौट आए थे अकेले। चीनू उनके साथ नहीं आई थी। कहाँ है चीनू? वे शायद उसे हॉस्टल या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आए थे। संस्कार वैसे भी कम ही बोलते थे, और इस समय तो सो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि उनसे कुछ पूछती। होली आने वाली थी, कॉलोनी होली की तैयारी में जुटी हुई थी, और मैं भी। होली जैसा बड़ा त्यौहार था, सो कुछ तैयारी तो करनी ही थी, मगर मेरे भीतर पहले वाला उत्साह नहीं रह गया था। रह रह कर संस्कृति की याद आ रही थी। फिर होली आई। संस्कार के घर ताला फिर था। होली से पहले ही वो कहीं चले गए थे। होली में रंग गुलाल भी उड़े, मगर मेरे मन का एक कोना उन रंगों से अछूता ही रहा। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। संस्कृति का वो कदम अच्छा नहीं था, मगर फिर भी मुझे उसकी यादों ने घेर रखा था। कुछ दिन के बाद संस्कार ने मकान खाली कर दिया था। शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया था, या फिर वो उस माहौल से कहीं दूर कहीं और चला गया था, जहाँ इन यादों से जाते समय वो मिलकर भी नहीं गया। एक तरह से अच्छा भी था। मिलने आता तो फिर वही बातें निकलती, जख्म फिर हरी आते। फिर कुछ दिन बाद उस घर में नए किराएदार आ गए। घर फिर से गुलजार हो उठा था। कुछ दिन तक संस्कृति मेरी यादों में डोलती रही, फिर जीवन के झमेलों के चलते वो पीछे छूटने लगी थी। परीक्षाएं तो चल ही रही थीं, सो जिंदगी कॉलेज और घर के बंधे बंधाए ढर्रे पर चलने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज से आकर बैठी ही थी कि कोरियर वाले ने आवाज़ दी। पत्र था। रिसीव किया। गुलाबी रंग का एक सुंदर सा लिफाफा था। आंखों से फुट भर की दूरी पर रखकर जायजा लिया तो भीतर मोड़ कर रखा गया पन्ना नजर आ गया। पत्र है किसी का, मगर किसका? मोबाइल के इस ज़माने में पत्र लिखने की फुर्सत ही किसे है? अब तो पत्र के नाम पर बस सरकारी पत्र ही आते हैं। फिर ये पत्र किसने लिखा होगा? सोचते हुए मैंने लिफाफा खोला तो पत्र में लिपटी एक गुलाबी पुड़िया मेरे कदमों के पास आ गिरी। मैंने पुड़िया उठाई तो उसमें से झड़ते गुलाल ने बहुत कुछ कह दिया। पत्र संस्कृति का था। अनायास ही मेरी नज़रें उस दीवार की ओर उठ गई थीं जिस पर वो पोस्टर था। पत्र हाथ में लिए मैं देर तक उस पोस्टर को देखती रही, फिर पत्र खोलकर पढ़ने लगी। मेरी प्यारी भाभी, सादर चरण स्पर्श। अब तो आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा, वो भी जो हकीकत है और वो भी जो अफसाना है। अफसाने गढ़ने में तो हमारे समाज का कोई जवाब ही नहीं है, और अगर अफसाना औरत का हो तो सो आप नाराज़ भी बहुत होंगी, और होना भी चाहिए। काम ऐसा ही किया है मैंने कि मुझ पर जितनी लानत मारी जाए कम ही होगी। मैं जानती हूँ कि सबकी नज़रों में मैं अपराधी हूँ, संस्कार की तो बहुत ही बड़ी अपराधी हूँ। उस समाज में जहाँ अंधे और कोढ़ी पति का भी साथ निभाने की हिदायतें हैं, मैंने संस्कार जैसे सुयोग्य पति को छोड़कर। मैं जानती हूँ कि अब मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं है। वैसे भी हमारे समाज ने स्त्री को कुछ कहने का हक ही कहाँ दिया है, मगर फिर भी मैं आपसे अपनी बात कहना चाहती हूँ। कहना तो मैं उस दिन भी चाहती थी, मगर कह नहीं पाई थी, सो आज कह रही हूँ। आपको याद है ना, जब विकार हमारे साथ आया था, कितनी असहज हो गई थी मैं। आप तो जानती हैं ना, मुझे कितनी घृणा थी उससे।
सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतनी घृणा किसी से नहीं की थी जितनी उससे। मैं हमेशा मनाती रहती थी कि वो हमारे घर से, हमारे जीवन से चला जाए, मगर आप याद कीजिए, एक शाम मैं आपके घर पहुंची ही थी कि एकाएक बिन मौसम के बरसात शुरू हो गई थी। मूसलाधार बारिश और बिजली की वो कड़कन, लग रहा था जैसे कामायनी वाला जल प्लावन ही आ गया हो। ऐसे में मैंने चीनू को आपके घर ही सुला दिया था और मैं न चाहते हुए भी उस बारिश में भीगते हुए अपने घर गई थी। कारण वही विकार। जैसे ही मैं गेट पर पहुंची, बिजली की एक जोरदार कड़क और गुप अंधियारा। गनीमत की मोबाइल साथ था तो मोबाइल की टॉर्च जलाई और सबसे पहले उसके कमरे में गई तो जी धक से रह गया। जिस बात का अंदेशा था शायद वही हुआ था, वो अपने कमरे में नहीं था। फिर तो मैंने दोनों कमरे छान मारे, मगर वो कहीं नहीं मिला। मैं जो हमेशा मनाती रहती थी कि उससे छुटकारा मिले, अब उसके सही सलामत मिल जाने के लिए मनौतियाँ मान रही थी। अपनी बदहवासी में मैंने सभी कमरों में कई कई बार देखा, फिर उस प्रलय और हाड़ बेधती ठंड में कांपती हुई कॉलोनी के गेट के बाहर तक गई, मगर वो लौट कर फिर एक बार सभी कमरों और स्टोर को भी देखा। फिर हताश सी वहीं बैठ गई और फुक्का फाड़ कर रो पड़ी थी। क्यों रो रही थी मैं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था, मगर मैं रो रही थी। देर तक रो लेने के बाद कुछ थिराई तो अचानक कुछ कौंधा। मैं दौड़कर बाथरूम में पहुंची और देखा वो भरे हुए बाथटब में आड़ा पड़ा हुआ था। मुझ जैसी को बेहोश कर देने के लिए दृश्य पर्याप्त था, मगर अपने पर काबू रखा और मैंने आपको फ़ोन किया, मगर आपका फ़ोन पहुंच के बाहर था। संस्कार तो दौरे पर थे, सो मैंने उसे खींच खांच कर बाहर निकाला तो हाथ पैर एकदम बर्फ़। डर कर नाक के पास हाथ ले गई तो कुछ गर्मी सी महसूस हुई। सांसें चल तो रही थीं, मगर उनकी गति इतनी धीमी थी कि उन सांसों को रफ्तार देने के लिए गर्मी ज़रूरी थी। क्या करूं कि सोचा और घर के सारे कंबल और रजाइयां लाकर उसे उड़ा डाली। उस नीम अंधेरे में सरसों तेल गरमा कर मालिश भी की, मगर देह बर्फ़ की बर्फ़। सांसें जब और धीमी होने लगीं और लगा कि अब तो फिर बिना कुछ बोले समझे मैं उसके पास जा लिपटी और फिर मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था। फिर तो अपनी देह के सब अतरे कोनों को मैंने उसकी देह से पूर लिया था। यह एक उपचार था, उस समय के लिए ज़रूरी उपचार, मगर देह का अपना नशा भी होता है, एक मदहोश सा नशा। सो अब उसकी देह गर्मा गई तो मैं चाहकर भी अपने को अलगा नहीं पाई थी। मैंने महसूस किया था कि खाने की भूख की तरह ही उसकी ये भूख भी और बढ़ गई थी। एक उन्माद सा तारी था उस पर, और उसके उस उन्माद में मैं कब शामिल हो गई मुझे पता ही नहीं चला था। उन्माद का ज्वार उतरा तो बहुत सी टूटी फूटी सीपियाँ, शंख और घोंगे बिखरे पड़े थे, मगर मैंने गौर से देखा तो उसमें एक जीवित सीप भी थी जिसके भीतर से उम्मीद का मोती झलकी मार रहा था। भोर हुई थी, पर वैसी नहीं थी जैसी रोज़ हुआ करती थी। भोर की लालिमा के साथ ही उभर आया था एक स्याह अंश, जो उसकी सारी लालिमा को निकलने पर उतारू था। बहुत कश्मकश थी मन में। मैंने वो किया था जिसका निषेध था। एक क्षण को मन में आता ये अपराध है, मगर दूसरे क्षण मन उसके विरोध में उठ खड़ा होता। मैं अपने इस ऊहा-पोह से दूर जाना चाहती थी, सो मैं उठने ही लगी थी कि मैंने बाहों का एक दबाव सा महसूस किया। उसकी ओर देखा, उसकी उन आँखों में कुछ ऐसा था कि मैं फिर उठती गिरती सांसें जब सम पर आईं तो मैंने देखा उसकी आंखों में काम तुष्टि नहीं, प्रेम था, एक थिराया हुआ प्रेम। उस दिन जब खाना लेकर गई तो रोज़ की तरह खाने पर झपटा नहीं था। वो बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे कौर कौर करके खाता रहा था। तो क्या अब तक देह की भूख ही एक विकृत भूख बनकर इस पर हावी थी? क्या देह की अतृप्ति ने ही इसके मस्तिष्क को? सोचती मैं उसे खिलाती रही, फिर अपने आंचल से उसका मुंह पोंछ दिया था। संस्कार लौटे तो मुझ में कोई शर्मिंदगी या अपराध बोध तो नहीं था, उसका तो अब सवाल ही नहीं था, मगर फिर भी मैं उस तरह से उनके सामने नहीं जा पाई थी जैसे कि पहले। पर कब तक दूर रहती उनसे और कैसे? वे पति थे, मगर अब मेरे लिए उनके साथ एक कमरे में रहना मुश्किल हो उठा था। सो उन क्षणों को बहाने बनाकर टालती रही, पर कब तक टाल पाती भला? सो एक दिन और छटपटा कर रह गई थी मैं। मेरी अंतरात्मा कचोट रही थी, मुझे लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। एक अपराध बोध बना पाया था मेरे भीतर। आप चकित हो उठेंगी, सोचेंगी, अपने उन अनचीन्हे मन को चीन लिया था मैंने, जिसमें अब
पर मैं संस्कार को छल भी नहीं सकती थी। संस्कार को लेकर मन बहुत दुखी था, इसीलिए तो आपके पास आई थी मैं। सब कुछ कह देना चाहती थी आपसे, मगर कुछ भी नहीं कह पाई थी। बहुत मुश्किल था निर्णय। मेरा घर था वो, संस्कार ने मुझे सब कुछ दिया था, वो सब जो बहुतों को मिलता ही नहीं है। मगर कोई निर्णय तो लेना ही था मुझे, और मैंने निर्णय ले लिया था। मेरे इस निर्णय से संस्कार को दुख हुआ होगा, पर यह दुख उस छल से तो अच्छा है ना। समय के साथ दुख की रेखाएं तो मिट ही जाती हैं, मगर छल के दाग तो और गहराते चले जाते हैं। चीनू, आपने भी उसकी बेचारगी के बारे में सोचा होगा, मुझे कटकरेज कहकर कोसा भी होगा। भाभी, मैं उसकी अपराधिनी हूँ। उसको यूं छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है मेरा, और सच मानिए मैं गुनाह करना भी नहीं चाहती थी। मैंने उसे भी साथ ले आने का सोचा था, मगर संस्कार का ख्याल आया। और चीनू संस्कार की जान है, वे उसके बिना कैसे रह पाते। चीनू के बिना रहना तो मेरे लिए भी आसान नहीं है, मगर मैंने अपने मन पर लोहे की परत चढ़ा ली। और आप सोच रही होंगी कि जब मैंने इतना कुछ सोचा तो फिर ऐसा निर्णय क्यों लिया जिससे कि, तो सुनिए, मैंने ऐसा निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि संस्कार को दूसरी पत्नी मिल जाएगी, शायद मुझसे बहुत अच्छी, जो चीनू को भी। मगर इसे यही सब कहना था आपसे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ हैं या नहीं, ये फैसला मेरा अपना था, सो इसके हानि लाभ भी मेरे अपने हैं। मगर आप मेरी अपनी हैं, सो आपको सच तो बताना चाहिए था, बस इसीलिए। होली तो बीत गई है, मगर रंगों का मौसम इधर तो वो अभी शुरू हुआ है, सो आपको गुलाल भेजा है मैंने और विकार। ना ना, अब ये आपको याद है ना, मैं इसे संसार न कहकर विकार कहा करती थी। मेरे लिए मेरे और संस्कार के बीच घुस आया विकार ही था ये। मगर अब भाभी, अभी विकार ना ही संसार ही है, हमरा संसार। पत्र खत्म हो चुका था, मगर मैं उसे देर तक हाथ में लिए बैठी रही। फिर उठी तो वो पुड़िया नीचे मेरे पैरों पर गिर पड़ी, और गुलाल मेरे पैरों पर बिखर गया था, और मन में उभर आए थे आशीष के वही शब्द। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी देह के कोने अतरे। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।